चलो स्टूडेंट्स फटाफट जुड़ जाओ। बिल्कुल। आज हम करने वाले हैं भारतीय राज व्यवस्था का पूरा रिवीजन। एकदम रैपिड फायर मोड में। पेन पेपर रेडी रखो, दिमाग खुला रखो, एक एक पॉइंट सीधा एग्जाम में आएगा। बिल्कुल। तो चलिए बिना एक सेकंड गंवाए शुरू करते हैं पहले एक्ट से। ध्यान दो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहला कदम, ब्रिटिश संसद का ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला संसदीय नियंत्रण था। हाँ, और इसी में बंगाल का गवर्नर अब बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल। नाम याद रखना है। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। रट लो इसको। जी, और इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और यहीं से प्रशासन के केंद्रीयकरण की, मतलब सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। सारे पॉइंट दिमाग में बैठा लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अच्छा, इसमें क्या मुख्य बिंदु थे? देखिए, इसके 4 मुख्य बिंदु थे। पहला, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से छूट मिल गई। मतलब वो अपने काम के लिए कोर्ट को जवाबदेह नहीं थे। बिल्कुल नहीं। और राजस्व से जुड़े मामले भी कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया गए। और एक और बड़ी बात थी शायद। हाँ, कोर्ट को आदेश दिया गया कि वो भारतीयों के निजी कानूनों का सम्मान करे, मतलब हिंदू और मुस्लिम कानूनों को मान्यता दी गई। अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डबल गवर्नमेंट, द्वैध शासन। यहीं से शुरू हुआ। याद रखना, सवाल यहीं से आता है। इसमें कंपनी के काम को 2 हिस्सों में बांटा गया, व्यापारिक और राजनीतिक। व्यापारिक मामले देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और राजनीतिक मामलों के लिए बना एक नया निकाय, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसी में पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। अगला पड़ाव, चार्टर एक्ट 1793। हाँ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 बातें याद रखनी है। पहला तो ये कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। जी, और गवर्नर जनरल की शक्तियों को और ज्यादा विस्तारित किया गया। और सबसे जरूरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारियों का वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। सही। 20 साल बाद चार्टर एक्ट 1813। यहां बड़े बदलाव हुए, ध्यान से सुनो। हाँ, यहां कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, खत्म। लेकिन 2 अपवाद थे, है ना? बिल्कुल, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, ये चलता रहेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान, पहली बार। और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली। अब आ जाओ चार्टर एक्ट 1833 पर। इसे कहते हैं फाइनल सेंट्रलाइजेशन। हाँ, केंद्रीकरण की पराकाष्ठा। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और पहले भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नाम मत भूलना। जी। और कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह समाप्त। मतलब अब कंपनी सिर्फ एक प्रशासनिक निकाय, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। सही। और इसी में विधि आयोग यानी लॉ कमीशन का गठन किया गया। और सिविल सेवकों के चयन के लिए प्रयास भी शुरू हुए, हालांकि सफल नहीं हुए। वो सफल नहीं हो पाए। ठीक है, तो अब ये कंपनी के शासन का आखिरी चार्टर एक्ट था, 1853। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग। बिल्कुल। और केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई, जिसे मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया। हाँ, और सिविल सेवा, अब खुली प्रतियोगिता का आरंभ हुआ। ओपन कंपटीशन, मतलब भारतीयों के लिए भी दरवाजे खुल गए। और स्थानीय प्रतिनिधित्व का भी प्रारंभ हुआ। फिर 1857 की क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। सब कुछ। और फिर आया भारत शासन अधिनियम 1858। इसे गुड गवर्नेंस एक्ट या भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। हाँ, और इसी से कंपनी का शासन समाप्त हुआ और सीधा ताज का शासन शुरू। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। और पहले वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। अब शुरू होता है विकेंद्रीकरण, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का दौर। भारत परिषद अधिनियम 1861। पहला पॉइंट, विकेंद्रीकरण की शुरुआत। और वाइसरॉय की परिषद में पहली बार 3 भारतीयों को नामित किया गया। पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव। जी, और पोर्टफोलियो प्रणाली यानी विभागीय प्रणाली की शुरुआत भी यहीं से हुई। और वाइसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली, ऑर्डिनेंस पावर। अगला एक्ट 1892। इसमें 2 महत्वपूर्ण अधिकार मिले।
एक तो विधान परिषदों का विस्तार किया गया और सबसे इम्पोर्टेंट, बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। हाँ, और यहीं से परोक्ष निर्वाचन मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई। मार्ले मिंटो सुधार 1909, बहुत ही विवादास्पद और परीक्षा के लिए बेहद जरूरी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत। हाँ, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। फूट डालो और राज करो की नीति को एक तरह से कानूनी जामा पहना दिया। बिल्कुल। और वायसराय की कार्यकारिणी में पहले भारतीय सदस्य बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बना रहा। अब आता है 1919 का एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी लागू किया गया। हाँ, विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। जी। और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। बाइकैमरलिज्म। और पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुआ। और इसी एक्ट के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण, हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, भारत शासन अधिनियम 1935। इसने एक अखिल भारतीय संघ मतलब ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव रखा और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी तो इसी में हुई। हाँ, आरबीआई की स्थापना। और 1937 में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। और शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची। अब हम आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940। वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो। इसमें पहली बार अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। जी, और डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव दिया। वाइसरॉय परिषद का विस्तार और एक युद्ध सलाहकार परिषद के गठन का भी प्रस्ताव था। फिर 1942 में आया क्रिप्स मिशन, सर स्टैफर्ड क्रिप्स लेकर आए। प्रस्ताव था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत अपना संविधान बना सकता है। और गांधी जी ने इसे क्या कहा था? दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, ये कथन सीधा पूछा जाता है। हाँ, और मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। फाइनल स्टेज, कैबिनेट मिशन 1946। 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इन्होंने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, इसी मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, और एक अंतरिम सरकार की योजना भी प्रस्तुत की। और अंत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज की समाप्ति। भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन बने। संप्रभुता का हस्तांतरण हुआ और वाइसराय का पद समाप्त कर दिया गया और फिर से गवर्नर जनरल का पद बना। और इस पूरे सफर का नतीजा, हमारी संविधान सभा गठन हुआ 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष महान डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारतीय राज व्यवस्था का एक बहुत ही जरूरी अध्याय, संविधान का निर्माण। सबसे पहले ये विचार, ये आया कहाँ से? इसकी एक समय रेखा है। हाँ, इसकी एक पूरी क्रोनोलॉजी है। इसकी शुरुआत होती है 1934 से। 1934। जी। सबसे पहला विचार MN रॉय ने दिया। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। भारत में साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता। अच्छा, तो MN रॉय ने ही पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। हाँ, बिल्कुल। और इसके ठीक 1 साल बाद ही 1935 में कांग्रेस ने इसे अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। मतलब अब ये एक व्यक्ति का विचार नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की मांग बन गया। सही बात है। और फिर 3 साल बाद 1938 में आए जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने इसमें एक बहुत जरूरी बात जोड़ी है ना? हाँ, उन्होंने कहा कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं और हर वयस्क भारतीय वोट करेगा। जी। और अंत में ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। तो मांग तो मान ली गई, पर अब सवाल था कि सभा बनेगी कैसे? हाँ, और इसके लिए आई कैबिनेट मिशन योजना। इसके मुख्य बिंदु ध्यान से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले कुल सीटें कितनी तय हुई? कुल सीटें तय हुई 389। ये अविभाजित भारत का आंकड़ा है, ये याद रखना। 389। और चुनाव की पद्धति क्या थी? डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे? नहीं, चुनाव अप्रत्यक्ष थे। मतलब प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने इनको चुना था। अच्छा, और इसका आधार क्या था? आधार बहुत सीधा था, हर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट। और वोटिंग सिस्टम? एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, अब इन 389 सीटों का बंटवारा कैसे हुआ? नक्शे पर देखें तो इसमें से
292 सीटें गई ब्रिटिश प्रांतों को, 292, ओके। 93 सीटें मिली देशी रियासतों को और 4 सीटें चीफ कमिश्नर प्रांतों के लिए रखी गईं। अच्छा, ये चुनाव प्रक्रिया थोड़ी और विस्तार से बताइए। पद्धति थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। जी। इसका मतलब था कि हर समुदाय को उसकी जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले। इसीलिए सीटों को समुदायों के आधार पर भी बांटा गया था। हाँ, मुस्लिम, सिख और सामान्य, इन 3 श्रेणियों में। ठीक है, तो सभा बन गई, अब बैठकें शुरू हुई। यहाँ तारीखें और नाम बहुत जरूरी हैं। बहुत ज्यादा। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। जगह थी कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, नई दिल्ली। लेकिन उस दिन सारे सदस्य नहीं आए थे। नहीं, सिर्फ 211 सदस्य आए। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। वो एक अलग संविधान सभा की मांग कर रहे थे। तो उस पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये फ्रेंच प्रथा है कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हो उसे अध्यक्ष बनाया जाता है। अच्छा, ये तो अस्थायी व्यवस्था थी। स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। और वो थे, अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष? एच.सी. मुखर्जी। साथ में एक संवैधानिक सलाहकार भी थे ना? जी, बी.एन. राव। ये तीनों नाम याद रखने हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार। बिल्कुल। अब सभा का उद्देश्य क्या होगा, ये किसने और कैसे बताया? ये बताया उद्देश्य प्रस्ताव ने, जिसे पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। हाँ, 13 दिसंबर 1946 को। और इसे मंजूरी कब मिली? इसे मंजूरी मिली 22 जनवरी 1947 को। इस प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या थे? मतलब इसका सार क्या था? सार था भारत को एक संप्रभु गणराज्य बनाना, सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना और एक संघीय ढांचा तैयार करना। समझ गया। लेकिन फिर आया 1947 और देश का बंटवारा हो गया। इसका सभा पर क्या असर पड़ा? असर बहुत गहरा पड़ा। कुल सीटें 389 से घटकर 299 रह गईं। क्योंकि 90 सीटें पाकिस्तान में चली गईं। बिल्कुल। अब ब्रिटिश प्रांतों की सीटें थी 229 और देशी रियासतों की 70। इतना बड़ा काम, मतलब संविधान लिखना, इसे बांटा कैसे गया? काम को आसान बनाने के लिए कई समितियां बनाई गईं। प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष ये भी परीक्षा के लिए जरूरी हैं। जी, जैसे जवाहरलाल नेहरू के पास थी संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। और सरदार पटेल देख रहे थे प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार समिति। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं समय और परिश्रम की। ये आंकड़े हमेशा चौंकाते हैं। हाँ, कुल समय लगा 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। और इस दौरान कुल कितने सत्र यानी सेशंस हुए? कुल 11 सत्र हुए। और बैठकें हुई 165। और सिर्फ प्रारूप पर चर्चा, वो कितने दिन चली? वो चली 114 दिन तक। अद्भुत है ये। जी, अस्को। और अंतिम बैठक और हस्ताक्षर? वो हुए 24 जनवरी 1950 को। और पूरे देश में लागू एनफोर्स्ड हुआ 26 जनवरी 1950 को। जी, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जब ये लागू हुआ तो मूल संविधान में क्या-क्या था? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल्स, 22 भाग थे, 22 पार्ट्स और 8 अनुसूचियां थीं। 8 शेड्यूल्स। और ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान था। और आज भी है। एक बात और, इसमें लागत और कलाकारी कितनी थी? उस समय कुल खर्च आया था लगभग 64 लाख रुपए। 64 लाख? हाँ, और ये हाथ से लिखा गया था, प्रिंटेड नहीं था। किस शैली में? इटालिक में। और इसके सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या खूबसूरत नाम है। और इस पर जो कलाकारी थी वो किसने की थी? वो की थी शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस ने। वाह। हर पन्ने पर अब कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्हें हम भूल नहीं सकते। बिल्कुल। सबसे पहला नाम तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का आता है, संविधान के पिता। जी। दूसरे B.N. राव, जो संवैधानिक सलाहकार थे। और एक और नाम है S.N. मुखर्जी। हाँ, वो मुख्य प्रारूपकार थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन। उनका काम था जटिल कानूनी भाषा को सरल और स्पष्ट बनाना। अब आते हैं प्रेरणा के स्रोतों पर। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर से प्रेरणा ली। कहां से क्या लिया, जल्दी से देखते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ब्रिटेन से, यूके से हमने संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता ली। अमेरिका से, USA से मूल अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आयरलैंड से, नीति निदेशक तत्व यानी DPSP। और कनाडा से, एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची।
तो अंत में हमारे संविधान का दर्शन क्या है, इसकी आत्मा क्या है? इसकी आत्मा प्रस्तावना में लिखे शब्दों में है। संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। बिल्कुल। और इसके जो मूल स्तंभ है वो है न्याय, स्वतंत्रता और समता। तो ये थी संविधान के निर्माण की तेज तर्रार यात्रा। संघ एवं इसका क्षेत्र, आर्टिकल्स 1 से 4। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत का जो वर्तमान नक्शा है वो कैसे बना, इसकी कहानी इन्हीं आर्टिकल्स में छिपी है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1, ये क्या कहता है? ये भारत के 2 नाम बताता है। इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, याद रखना जी। और दूसरी शायद उससे भी ज्यादा जरूरी बात कि भारत क्या है। हाँ, कि भारत क्या है। ये राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन नहीं। और इस एक शब्द से बहुत फर्क पड़ता है ना? बहुत ज्यादा। यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है। इसे कहते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि संघ को, मतलब भारत को, कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन संसद राज्यों की सीमाओं को बदल सकती है। एकदम सही। और राज्य खुद संघ से अलग नहीं हो सकते, कभी नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भारत का राज्य क्षेत्र या टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है। 3 चीजें हैं, ध्यान से सुनो। हाँ, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स से बड़ा कॉन्सेप्ट है। पहला तो हो गया राज्यों के क्षेत्र, स्टेट्स जी। दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, मतलब यूनियन टेरिटरीज। और तीसरा है अर्जित क्षेत्र, अक्वायर्ड टेरिटरीज, मतलब वो क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार भविष्य में अधिग्रहित कर सकती है। बिल्कुल। और आज की तारीख में भारत का ढांचा क्या है, फटाफट देखो। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और इन 8 यूटीज में से 3 ऐसे हैं जहां विधानसभा है, लेजिस्लेचर। कौन कौन से? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। ये पॉइंट एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 ये संसद को शक्ति देता है। कौन सी शक्ति? ये बाहरी क्षेत्रों के लिए है। हाँ, मतलब ऐसे क्षेत्रों को भारत में शामिल करने की जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है, जैसे नए राज्यों का प्रवेश, एडमिशन या फिर उनकी स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा एक्शन वाला आर्टिकल, अनुच्छेद 3। हाँ, ये भी संसद की ही शक्ति है, लेकिन ये देश के अंदर के बदलावों के लिए है। आंतरिक पुनर्गठन। जी, ध्यान से समझो। संसद क्या क्या कर सकती है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है या घटा भी सकती है। हाँ, घटा भी सकती है। सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। और यहाँ तक कि राज्य का नाम भी बदल सकती है। बिल्कुल। पूरी शक्ति संसद के पास है। लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है, ऐसे ही नहीं हो जाता। 3 स्टेप्स हैं, याद कर लो। हाँ, एक प्रोसीजर है। पहला, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना ऐसा कोई बिल संसद में आ ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज अ मस्ट। सही है। और दूसरा, बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाता है। हाँ, उनका मत जानने के लिए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, और ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या राज्य के मत मानना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। राज्य विधानमंडल का मत केंद्र सरकार या संसद पर बाध्यकारी, मतलब नॉट बाइंडिंग नहीं है। अच्छा, वो चाहे तो इसे माने, चाहे तो ना माने। जी हाँ। और तीसरा स्टेप, संसद में मतदान। और इसके लिए किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं, सिर्फ साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास हो जाता है। और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 4। हाँ, बताइए। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बिल्कुल। मतलब इन्हें अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर रखा गया है। तभी तो ये साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं। एकदम सही। चलो अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। आजादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ? सबसे बड़ा मील का पत्थर था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। हाँ, यह फजल अली आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। और इसका मुख्य आधार क्या था? किस बेसिस पर राज्य बने? इसका मुख्य आधार था भाषा, लिंग्विस्टिक बेसिस। इसके लिए 70वां संविधान संशोधन किया गया। और परिणाम क्या हुआ? कितने राज्य और यूटीज बने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। बहुत बढ़िया। अब जल्दी से राज्यों के बनने का क्रम देख लेते हैं। यहाँ से सवाल पक्का आता है। हाँ, क्रोनोलॉजी बहुत पूछते हैं। 1953 भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश। 1960 बंबई राज्य से क्या बना? 2 राज्य बने, गुजरात और महाराष्ट्र। फिर 1966 पंजाब से हरियाणा बना और हिमाचल को यूटी से राज्य का दर्जा मिला। सही। फिर एक बड़ा साल आया, साल 2000। हाँ, 2000 में 3 बड़े राज्य बने। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़,
उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। और सबसे नया राज्य 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। बहुत बढ़िया। अब जरा केंद्र शासित प्रदेशों मतलब यूटीज को समझते हैं। ठीक है, तो यूटीज का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। मतलब ये केंद्र के सीधे नियंत्रण में होते हैं। हाँ, और राष्ट्रपति अपने एजेंट के रूप में उपराज्यपाल मतलब एलजी या फिर प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करते हैं। इनसे जुड़े अनुच्छेद हैं 239 से 241 तक। जी। अब बात करते हैं दिल्ली की। जी। दिल्ली को विशेष दर्जा मिला 69th संविधान संशोधन 1991 से। सही है, और इसका नाम हुआ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी ऑफ दिल्ली। और यहाँ विधानसभा और मंत्री परिषद भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। 3 मामले केंद्र के पास है। कौन से 3? पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, ये केंद्र के पास है। ये अपवाद है, इसे याद रखना। और अब जम्मू कश्मीर। जे.एन.के पुनर्गठन अधिनियम 2019। हाँ, इससे अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया गया और राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जम्मू और कश्मीर को बनाया गया विधानसभा वाला यूटी विद लेजिस्लेचर, और लद्दाख को बनाया गया बिना विधानसभा वाला यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। और ये कब से प्रभावी हुआ? डेट भी जरूरी है। 31 अक्टूबर 2019 से। बहुत अच्छे। अच्छा, संविधान में कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान भी हैं। हाँ, 5वीं और 6ठी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए और 6ठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों के लिए। इसमें 4 राज्य आते हैं। इसकी एक ट्रिक भी है। एटीएम। हाँ, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मणिपुर नहीं है, ये याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, अगर राज्य और यूटी की तुलना करें तो मुख्य अंतर क्या है? देखिए, राज्य संघीय व्यवस्था का हिस्सा है, उन्हें स्वायत्ता है, ऑटोनॉमी है, और उनके मुखिया राज्यपाल हैं। और यूटीज पर एकात्मक नियंत्रण है, यूनिटरी कंट्रोल। केंद्र का शासन चलता है और मुखिया राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त एलजी होते हैं। अब 2 बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। पहला, क्या भारत अपना कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को दे सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हाँ है, लेकिन एक शर्त के साथ। वो शर्त क्या है? उनसे नहीं दे सकते? नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 100वां संविधान संशोधन 2015 का। जी, जिससे भारत बांग्लादेश भूमि समझौता लागू हुआ था। तो ये तो हुई क्षेत्र देने की बात। अब अर्जन की बात करते हैं। भारत ने एक क्षेत्र अर्जित भी तो किए हैं। बिल्कुल किए हैं, जैसे 1954 में दादरा और नगर हवेली, 1961 में ऑपरेशन विजय से गोवा, दमन और दीव, और सिक्किम 1975 में 36वें संशोधन से भारत का पूर्ण राज्य बना। तो इन सब से भारतीय संघ की प्रकृति क्या समझ आती है? इसका सार क्या है? सार ये है कि इसमें एकात्मकता की ओर झुकाव है, अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस। संसद की सर्वोच्चता है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत अखंड है, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल। तो निष्कर्ष क्या है? हमारा संविधान एक अखंड भारत, एक यूनाइटेड इंडिया की स्थापना करता है। एकदम सही। तो ये था आर्टिकल्स 1 से 4 का एक तेज रिवीजन। याद रखो, अनुच्छेद 1 संघ का नाम, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 3 आंतरिक पुनर्गठन और अनुच्छेद 4 प्रक्रिया। नागरिकता के नियम हमारे संविधान में दिए कहाँ गए हैं? ये दिया गया है संविधान के भाग 2 में, पार्ट 2, ये याद रखना है। भाग 2, ठीक है। और अनुच्छेद 5 से 11 तक। और ये लागू कब हुए? ये लागू हुए 26 जनवरी 1950 को। पर यहाँ एक बात गांठ बांध लो। बताइए। ये आर्टिकल सिर्फ उस समय की नागरिकता तय करने के लिए थे जब संविधान लागू हुआ। मतलब ये एक तरह से वन टाइम प्रोविजन थे। अच्छा, सिर्फ 26 जनवरी 1950 के लिए? हाँ, बाद के लिए नागरिकता के नियम बनाने का अधिकार संसद को दिया गया, जिसने फिर अलग कानून बनाया। ठीक है, तो एक एक करके इन अनुच्छेदों को समझते हैं। अनुच्छेद 5, ये क्या कहता है? आर्टिकल 5 की मूल शर्त है अधिवास यानी डोमिसाइल, मतलब भारत में स्थायी रूप से रहने का इरादा। और इसके साथ कुछ और शर्तें भी थीं। हाँ, अधिवास के साथ 3 में से कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए थी। क्या थी वो शर्तें? पहला, कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, बॉर्न इन इंडिया। ठीक है। दूसरा, या फिर उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। और तीसरा ये कि वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में एक सामान्य निवासी हो। ये तो हुआ आर्टिकल 5। लेकिन विभाजन के समय की स्थिति तो बहुत अलग थी। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, उनके लिए क्या था? उनके लिए है अनुच्छेद 6। और यहाँ एक तारीख है जो सबको रट लेनी है। कौन सी तारीख? 19 जुलाई 1948।
ये है कट ऑफ डेट। 19 जुलाई 1948। जी, जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए उन्हें साधारण तौर पर नागरिक मान लिया गया। और जो इसके बाद आए? जो इस तारीख के बाद आए उनके लिए पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था, और उसके लिए भी एक शर्त थी। क्या शर्त? कि रजिस्ट्रेशन से पहले उन्हें कम से कम 6 महीने भारत में रहना जरूरी था। अच्छा, अब आते हैं आर्टिकल 7 पर। ये उन लोगों के बारे में है जो भारत से पाकिस्तान चले गए। हाँ, और ये थोड़ा सख्त है। नियम ये था कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब नागरिकता खत्म। लेकिन इसमें एक अपवाद भी था, एक एक्सेप्शन। वो क्या था? अगर वो व्यक्ति पुनर्वास परमिट यानी रीसेटलमेंट परमिट के साथ भारत वापस लौट आया तो उसे नागरिकता मिल सकती थी। अच्छा, तो वापस आने का रास्ता था। हाँ, पर शर्त वही थी जो आर्टिकल 6 में थी, भारत में 6 महीने निवास और फिर पंजीकरण। ठीक है। अब अनुच्छेद 8 ये किसके लिए है? ये है भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के लिए, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी PIOs, जो रहते तो विदेश में हैं पर हैं भारतीय मूल के। इनके लिए क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि उनके माता पिता या दादा दादी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। और प्रक्रिया? उन्हें उस देश में जो भारतीय राजनयिक मिशन है, हाँ। मतलब डिप्लोमेटिक मिशन, वहां जाकर पंजीकरण कराना होता था। अब आते हैं सबसे जरूरी अनुच्छेद पर जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद 9। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है। ये भारत में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का आधार है। क्या कहता है ये? ये साफ कहता है कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, नो डुअल सिटीजनशिप। इसका मतलब? इसका मतलब है कि जैसे ही किसी भारतीय नागरिक ने अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले ली, उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। ऑटोमेटिक टर्मिनेशन। ओके, तो आप एक समय पर एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं। बिल्कुल। फिर आता है अनुच्छेद 10। ये नागरिकों को एक तरह की सुरक्षा देता है। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता मनमाने ढंग से नहीं छीनी जा सकती। लेकिन इसमें एक शर्त भी है ना? जी, शर्त यह है कि यह अधिकार संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होगा, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री लॉ। और यहीं से हम अनुच्छेद 11 पर पहुंचते हैं, जिसे आप संसद की सुपर पावर कह सकते हैं। बिल्कुल, ये आर्टिकल सुपर पावर ऑफ पार्लियामेंट है। क्या अधिकार देता है ये? ये संसद को नागरिकता के अर्जन यानी एक्विजिशन और समाप्ति यानी टर्मिनेशन से जुड़े सभी मामलों पर कानून बनाने का पूरा और अंतिम अधिकार देता है। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने वो एक्ट बनाया जो आज तक चल रहा है। सही पकड़ा। इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने बनाया नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। आज नागरिकता के सारे नियम इसी एक्ट से चलते हैं। तो अब हम संविधान के अनुच्छेदों से निकलकर इस एक्ट पर आ गए हैं। हाँ, और ये याद रखना है कि इस एक्ट में कई बार संशोधन मतलब अमेंडमेंट्स हुए हैं। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और सबसे हालिया 2019 में। ठीक है, तो ये एक्ट नागरिकता पाने के कितने तरीके बताता है? इसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। चलो फटाफट 5 तरीके देखते हैं। पहला, जन्म से, बाय बर्थ। दूसरा, वंश से, बाय डिसेंट। तीसरा, पंजीकरण से, बाय रजिस्ट्रेशन। चौथा, देशीकरण से, बाय नेचुरलाइजेशन। और पांचवा, क्षेत्र समाविष्टि से, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। चलिए अब एक एक को जल्दी से समझते हैं। पहला, जन्म से, बाय बर्थ। यहाँ 3 अलग-अलग समय के नियम हैं, ध्यान से। बताइए। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के हों, भारत का नागरिक होता था। बहुत उदार नियम था ये तो। हाँ, लेकिन 1987 से 2004 के बीच नियम बदला। अब भारत में पैदा हुए बच्चे का कम से कम एक अभिभावक भारतीय होना जरूरी था। और 2004 के बाद? 2004 के बाद ये और सख्त हो गया। अब या तो दोनों अभिभावक भारतीय हो या फिर एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है, अब दूसरा तरीका, वंश के आधार पर, बाय डिसेंट। ये उन बच्चों के लिए है जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ। जी, और यहाँ भी नियमों में बदलाव आया है। 1992 से पहले विदेश में जन्मे बच्चे को नागरिकता तभी मिलती थी जब उसका पिता भारतीय हो। सिर्फ पिता? हाँ, सिर्फ पिता। लेकिन 1992 के बाद इसे बदलकर लैंगिक समानता लाई गई और कहा गया कि माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय हो। और 2004 के बाद इसमें एक और शर्त जुड़ गई। बिल्कुल, 3 दिसंबर 2004 के बाद ये अनिवार्य कर दिया गया
कि जन्म के 1 साल के अंदर भारतीय वाणिज्य दूतावास यानी कंसुलेट में उस बच्चे का पंजीकरण कराना होगा। चलिए, अब तीसरा तरीका, पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। इसमें कौन आवेदन कर सकता है? इसमें मुख्य रूप से भारतीय मूल का व्यक्ति यानी PIO जो आवेदन से पहले 7 साल से भारत में रह रहा हो, और या फिर वो व्यक्ति जिसने किसी भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वो भी 7 साल से भारत में रह रहा हो। ठीक है। चौथा तरीका है देशीकरण, बाय नेचुरलाइजेशन। ये किन के लिए है? ये उन विदेशियों के लिए है जिनका भारत से कोई मूल संबंध नहीं है पर वो यहाँ बसना चाहते हैं। इसकी योग्यताएं क्या हैं? कई योग्यताएं हैं, जैसे वो अवैध प्रवासी ना हो, अच्छे चरित्र का हो और संविधान की 8वीं अनुसूची की किसी एक भाषा को जानता हो। और रहने की अवधि को लेकर भी कोई शर्त है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। उसे पिछले 14 सालों में से कम 11 साल भारत में रहा होना चाहिए और आवेदन से ठीक 12 महीने पहले से तो लगातार भारत में ही रह रहा हो। और पांचवा तरीका, क्षेत्र समाविष्टि से। ये सबसे आसान है। कैसे? जब कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है, जैसे कि गोवा या पुडुचेरी, तो केंद्र सरकार एक अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन जारी करती है और उस क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक बन जाते हैं। जैसे पुडुचेरी नागरिकता आदेश 1962। बिल्कुल। तो ये थे नागरिकता पाने के 5 तरीके। अब बात करते हैं नागरिकता के लोप की, यानी लॉस ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता जाति कैसे है? इसके 3 तरीके हैं। पहला है परित्याग यानी रेनंसिएशन, जब कोई वयस्क भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ने की घोषणा करे। दूसरा है पर्यवसान यानी टर्मिनेशन। ये वही आर्टिकल 9 वाली बात है, जैसे ही आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ली, भारत की नागरिकता अपने आप खत्म। और तीसरा है वंचित करना, डेप्रिवेशन। ये सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेना है। ये कब हो सकता है? ये तब होता है जब नागरिकता धोखाधड़ी से ली गई हो, या किसी ने संविधान का अनादर किया हो, या युद्ध के समय दुश्मन देश से मिला हो। समझ गया। अब आते हैं कुछ विशेष प्रावधानों पर। OCI और CA। पहले OCI की बात करते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ, पहले PIO और OCI 2 अलग-अलग कार्ड थे। 2015 में दोनों का विलय कर दिया गया। तो OCI कार्ड धारकों को क्या अधिकार मिलते हैं? उन्हें भारत आने के लिए जीवन भर का वीजा, लाइफ लॉन्ग वीजा मिलता है। वो यहाँ रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो क्या ये एक तरह की दोहरी नागरिकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर कंफ्यूजन होता है। उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते। मतलब वो वोट नहीं दे सकते और कोई सरकारी पद नहीं ले सकते। नो वोट, नो पब्लिक ऑफिस। ठीक है। और अब आते हैं CAA 2019 पर, नागरिकता संशोधन अधिनियम। करंट अफेयर्स के लिए बहुत जरूरी। जी। इसका लक्ष्य 3 देशों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 धर्मों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। उच्छेदान कौन से हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। और इसके लिए कट ऑफ तिथि क्या है? 31 दिसंबर 2014। मतलब जो लोग इस तारीख से पहले भारत आ चुके थे, ये उनके लिए है। और उनके लिए नियम में क्या छूट दी गई है? उनके लिए देशीकरण के द्वारा नागरिकता पाने के लिए जो निवास अवधि 11 साल की थी, उसे घटाकर सिर्फ 5 साल कर दिया गया है। चलिए, और अब इस चर्चा का आखिरी और सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। हाँ, इसकी तुलना अगर हम अमेरिका से करें तो आसानी से समझ आता है। कैसे? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक देश की और दूसरी उस राज्य की जहां आप रहते हैं। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य जैसे कि पंजाब या महाराष्ट्र के नागरिक नहीं। और ऐसा क्यों किया गया? इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करना। ये सुनिश्चित करना कि हर नागरिक की पहली और आखिरी निष्ठा भारत के प्रति हो। और इसका परिणाम यह है कि पूरे भारत में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में रहते हों। तो स्टूडेंट्स, ये था नागरिकता पर हमारा क्विक और कंप्लीट रिवीजन आया है। चलिए, तो फिर सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अधिकार हमें मिले किसके खिलाफ है। ये जो शब्द है सरकार या राज्य, इसका असल में मतलब क्या है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि हम सुरक्षा मांग किससे रहे हैं, तो अधिकार का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो अनुच्छेद 12 वो इसी राज्य या स्टेट की परिभाषा देता है, और ये परिभाषा बहुत व्यापक है। अच्छा। इसमें सिर्फ हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकारें ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें सिर्फ संसद या विधान सभाएं नहीं है,
इसमें आपकी नगर पालिका, पंचायत और यहाँ तक के सरकारी कंपनियां, जैसे LIC या ONGC। हाँ बिल्कुल, LIC, ONGC, ये सब भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। मतलब कोई भी संस्था जिसमें सरकार की शक्ति का जरा भी अंश है, वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों से बंधी हुई है। एग्जैक्टली वो ये नहीं कह सकती कि हम तो एक कंपनी है, हम पर ये लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने तो समय के साथ इसकी व्याख्या को और भी बढ़ाया है। ठीक है, तो हमने तय कर लिया कि राज्य कौन है, पर मान लीजिए कि यही शक्तिशाली राज्य कोई ऐसा कानून बना दे जो हमारे अधिकारों को कम करता हो, तब क्या होगा? क्या हमारे पास कोई सुरक्षा कवच है? बिल्कुल है, और यहीं पर अनुच्छेद 13 तस्वीर में आता है। आप इसे संविधान का गार्डियन एंजल कह सकते हैं। गार्डियन एंजल? हाँ, ये साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संविधान बनने से पहले का हो या बाद का, अगर वो मौलिक अधिकारों से टकराएगा तो वो उस हद तक शून्य हो जाएगा, मतलब बेअसर। तो ये एक तरह की न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। पर इसमें एक दिलचस्प बात आपने कही, उस हद तक शून्य, मतलब पूरा कानून रद्द करना जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर पृथक्करण का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी काम आता है। वो क्या है? इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी डिश में एक मसाला ज्यादा पड़ गया है तो आप सिर्फ उस मसाले को कम करने की कोशिश करते हैं, पूरी डिश नहीं फेंक देते। सही बात है। वैसे ही अगर कानून का कोई एक हिस्सा मौलिक अधिकारों के खिलाफ है और उसे हटाने से कानून के मूल मकसद पर असर नहीं पड़ता, तो अदालत सिर्फ उस हिस्से को हटा देती है। ये तो बहुत ही संतुलित तरीका है, कानून भी बच गया और अधिकार भी। बिल्कुल। तो चलिए अब पहले और सबसे बुनियादी अधिकार पर आते हैं, समता का अधिकार। अनुच्छेद 14, इसकी शुरुआत यहीं से होती है और इसमें दो बहुत गहरे विचार हैं। पहला है विधि के समक्ष समता, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये ब्रिटिश परंपरा से आया है। इसका मतलब तो सीधा है कि कानून की नजर में सब बराबर है, कोई बड़ा या छोटा नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक, कानून सब पर एक जैसा लागू होगा। ये एक सीधी बात है। लेकिन इसमें एक और पहलू है ना, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन महत्वपूर्ण है। देखिए, कानून के सामने सब बराबर हैं एक तरह की नकारात्मक धारणा है। ये राज्य को भेदभाव करने से रोकती है। ओके। लेकिन कानून का समान संरक्षण एक सकारात्मक विचार है। ये कहता है कि एक जैसी परिस्थितियों में लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। अच्छा, मतलब ये राज्य को ये इजाजत देता है कि वो अलग अलग समूहों की जरूरतों को समझे और उनके लिए अलग अलग नीतियां बनाए। आपने बिल्कुल सही समझा। मतलब आप एक रेस में एक एथलीट और एक व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति को एक ही स्टार्टिंग लाइन से नहीं दौड़ा सकते। सही बात है। असली बराबरी लाने के लिए आपको शायद व्हीलचेयर वाले को कुछ अलग सहूलियत देनी पड़ेगी, और इसी सिद्धांत से आरक्षण जैसे प्रावधानों की नींव पड़ती है। अच्छा, तो जब संविधान अनुच्छेद 15 और 16 में कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन फिर पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की इजाजत भी देता है, तो वो विरोधाभासी नहीं है? नहीं, वो विरोधाभासी नहीं है। वो दरअसल वास्तविक समानता या सब्सटैंटिव इक्वालिटी को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और इसी कड़ी में अनुच्छेद 17 आता है, जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उन कुछ मौलिक अधिकारों में से है जो सिर्फ राज्य के खिलाफ नहीं बल्कि आम नागरिकों के खिलाफ भी लागू होते हैं। हाँ, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के साथ छुआछूत का बर्ताव नहीं कर सकता। ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ एक राजनीतिक लोकतंत्र नहीं बल्कि एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहता था। समता से आगे बढ़कर अब उस अधिकार पर आते हैं जिसे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19, इसमें हमें 6 तरह की आजादियां दी गई हैं, बोलने की, इकट्ठा होने की, संघ बनाने की, घूमने फिरने की। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती हैं। ये एक चेन की तरह है। अगर आपके पास बोलने की आजादी नहीं है तो आप शांति से इकट्ठा होकर अपनी बात कैसे रखेंगे? सही है। अगर आप इकट्ठा नहीं हो सकते तो आप कोई संगठन या यूनियन कैसे बनाएंगे? ये सब मिलकर एक नागरिक को सक्रिय और जागरूक बनाते हैं। लेकिन ये आजादियां असीमित तो नहीं है, इन पर युक्तियुक्त निर्बंधन या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात भी है। ये युक्तियुक्त कौन तय करता है? और यही इस अधिकार का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। ये शक्ति न्यायपालिका के पास है। सरकार देश की सुरक्षा या लोक व्यवस्था के नाम पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन उन प्रतिबंधों का युक्तियुक्त होना जरूरी है। हाँ, अदालतें देखती हैं कि क्या प्रतिबंध जरूरत से ज्यादा कड़े तो नहीं है।
ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हित के बीच एक निरंतर संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। और इसी स्वतंत्रता के अध्याय में 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता, अनुच्छेद 20 और 21। बिल्कुल। और अनुच्छेद 21 यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो मतलब इसकी कहानी बहुत बड़ी है। राइट टू लाइफ की यात्रा। हाँ, भारतीय न्यायपालिका की सबसे शानदार कहानियों में से एक। शुरू में इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना था कि सरकार आपको बिना कानूनी प्रक्रिया के मार नहीं सकती। लेकिन 1978 में मेनका गांधी मामले ने सब बदल दिया। उस मामले ने ऐसा क्या बदल दिया? कोर्ट ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीवन है। डिग्निटी के साथ। हाँ, और कानूनी प्रक्रिया का मतलब सिर्फ कोई भी प्रक्रिया नहीं, बल्कि ऐसी प्रक्रिया जो निष्पक्ष हो, न्यायपूर्ण हो, तर्कसंगत हो। इस एक फैसले ने अनुच्छेद 21 के दरवाजे खोल दिए। और उसके बाद तो जैसे अधिकारों की एक बाढ़ सी आ गई। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, और फिर 86वें संशोधन के बाद शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A, ये सब इसी गरिमापूर्ण जीवन की व्याख्या से निकले हैं। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है। शब्द वही रहते हैं, लेकिन समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से उनके अर्थ का विस्तार होता जाता है। बिल्कुल। निजता का अधिकार, जो आज के डिजिटल युग में इतना महत्वपूर्ण है, वो भी इसी अनुच्छेद 21 की ही देन है। ये तो सचमुच कमाल है। लेकिन इन सब अधिकारों का क्या फायदा अगर उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ही ना हो? और यहीं पे डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक आता है। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे उन्होंने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। बिल्कुल। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये अधिकार खुद एक मौलिक अधिकार है, जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों को असलियत में बदलता है। इसका मतलब है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। निचली अदालतों से होकर आने की जरूरत नहीं। जी हाँ, ये एक तरह की इमरजेंसी हेल्पलाइन है। और इस अधिकार को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं, जिन्हें रिट या व्रिट्स कहा जाता है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबिस कॉर्पस, हाँ, जिसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है, तो ये रिट उस व्यक्ति को अदालत के सामने पेश करने का आदेश देती है। ये राज्य की मनमानी पर सबसे बड़ी रोक है। तो ये अधिकारी हैं जो अधिकारों को सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों से कहीं ज्यादा बनाते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति में इन अधिकारों का क्या होता है? हाँ, संविधान ऐसी स्थितियों का भी प्रावधान करता है। युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगने पर अनुच्छेद 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं अपने आप निलंबित हो जाती हैं। और बाकी अधिकारों का? राष्ट्रपति एक आदेश के जरिए दूसरे अधिकारों को भी निलंबित कर सकते हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 20 और 21। बिल्कुल। 44वें संशोधन के बाद ये तय कर दिया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब जीने का अधिकार और अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार, ये दोनों सबसे मुश्किल समय में भी नागरिक के पास बने रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक मजबूत कवच है। ये सुनिश्चित करता है कि आपातकाल की आड़ में राज्य जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल अधिकार को छीन नहीं सकता। और इसी संदर्भ में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, जो केशवानंद भारती मामले से आया, ये सिद्धांत कहता है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान की मूल आत्मा या उसके आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकती। हाँ। और मौलिक अधिकार तो निश्चित रूप से उस ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल। तो आप देखिए, एक तरफ अनुच्छेद 13 है जो सरकार को मनमाने कानून बनाने से रोकता है। दूसरी तरफ अनुच्छेद 32 है जो नागरिकों को सीधे अदालत जाने का हक देता है। और तीसरी तरफ आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है जो संसद की संशोधन शक्ति पर एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। हाँ, ये सब मिलकर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बनाते हैं जो इन अधिकारों को मजबूती देता है। फट शुरू करते हैं मूल कर्तव्यों से, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से। हाँ, बिल्कुल। सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है कि जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें नागरिकों के लिए किसी कर्तव्य का जिक्र था ही नहीं। क्या बात कर रही हैं? मतलब सिर्फ अधिकार थे? सिर्फ अधिकार, कोई कर्तव्य नहीं। तो फिर ये आए कहां से? मतलब ये हमारे संविधान का हिस्सा बने कैसे? इनकी एंट्री होती है भारतीय लोकतंत्र के सबसे मुश्किल दौर में, इमरजेंसी के दौरान। अच्छा। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने एक समिति बनाई, स्वर्ण सिंह समिति।
स्वर्ण सिंह समिति, हाँ। और समिति का तर्क था कि लोकतंत्र में अधिकार अकेले नहीं हो सकते, उन्हें कर्तव्यों के साथ संतुलित करना बहुत जरूरी है। सही बात है। उनका मानना था कि लोगों को अपने अधिकारों के साथ साथ राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए। यह तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और दिलचस्प बात यह भी है शायद कि इसकी प्रेरणा उस समय के सोवियत संघ यूएसएसआर से ली गई थी। एकदम सही, जो एक कम्युनिस्ट देश था। एक लोकतंत्र का एक कम्युनिस्ट संविधान से कर्तव्य का विचार लेना, ये अपने आप में उस समय काफी विवादास्पद रहा होगा। हाँ, सोच सकते हैं। बिल्कुल। और इसी सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संशोधन के जरिए संविधान में एक नया हिस्सा जोड़ा गया, भाग 4 क, और एक नया अनुच्छेद 51 क। और इसमें 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। हाँ, शुरुआत में 10। ठीक है, तो ये कर्तव्य हैं क्या? क्या ये मतलब कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं? अगर कोई इनका पालन न करे तो क्या उसे सजा हो सकती है? देखो, यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। ये कर्तव्य गैर न्यायोचित हैं। नॉन जस्टिशिएबल। गैर न्यायोचित, इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझो, कानून आपको टैक्स चुकाने के लिए मजबूर कर सकता है और न चुकाने पर सजा भी दे सकता है। हाँ, लेकिन कानून आपको अपने बड़ों का सम्मान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। मूल कर्तव्य दूसरी श्रेणी में आते हैं। ये नागरिकों के लिए एक नैतिक कंपास हैं, कोई सजा वाली कानूनी नियम किताब नहीं। अच्छा, तो ये एक तरह से रिमाइंडर है कि एक अच्छे नागरिक होने का मतलब क्या है। बिल्कुल। और एक और जरूरी बात, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, मतलब विदेशियों पे लागू नहीं होते। एकदम सही, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। अब देखो, इन कर्तव्यों की पूरी लिस्ट पढ़ने के बजाय कुछ दिलचस्प कर्तव्यों पर बात करते हैं। हाँ, वो बेहतर रहेगा। जैसे एक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। ये तो बहुत अनोखा है। ये सिर्फ विज्ञान की बात नहीं कर रहा। नहीं, ये तो एक तरह का नेहरूवादी आदर्श लगता है, जो समाज में तर्क और विवेक को बढ़ावा देने की बात करता है, जो समाज अक्सर अंधविश्वास में जकड़ा रहता है। बिल्कुल। ये सोचना कि संविधान अपने नागरिकों से क्रिटिकल थिंकिंग की उम्मीद कर रहा है, ये वाकई में बहुत प्रगतिशील विचार है। बहुत ज्यादा। एक और देखो, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। ये तो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। बहुत ज्यादा। जब हम विरोध प्रदर्शनों में अक्सर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए देखते हैं, तब ये कर्तव्य और भी जरूरी हो जाता है। ये याद दिलाता है कि विरोध का अधिकार हिंसा या तोड़फोड़ का लाइसेंस नहीं है। सही बात है। और फिर एक 11वां कर्तव्य भी है, जो बाद में जोड़ा गया था, है ना? हाँ, और ये कहानी को और दिलचस्प बनाता है। 2002 में 86 संशोधन के जरिए ये 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। अच्छा। ये 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के बारे में है, और ये जिम्मेदारी माता पिता या अभिभावकों पर डाली गई। तो ये दिखाता है कि संविधान बदलती सामाजिक जरूरतों को पहचानता है। बिल्कुल। शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने के साथ साथ उसे माता पिता का कर्तव्य भी बनाया गया। तो क्या हम ये मान लें कि ये कर्तव्य सिर्फ नैतिक उपदेश हैं जिनका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है? पूरी तरह से नहीं। देखो, भले ही आप किसी को सीधे तौर पर कर्तव्य ना मानने के लिए अदालत नहीं ले जा सकते, लेकिन ये पूरी तरह से दंतहीन भी नहीं है। अच्छा, कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करते समय मूल कर्तव्यों को ध्यान में रखा जा सकता है। ओके, और उससे भी बढ़कर संसद इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। जैसे राष्ट्रध्वज का अपमान रोकने के लिए कानून है, या वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून है। ये कानून मूल कर्तव्यों की भावना से ही तो ताकत लेते हैं। समझ गया। तो हमने देखा कि कैसे कर्तव्यों जैसा एक बड़ा वैचारिक बदलाव एक संविधान संशोधन के जरिए किया गया। ये हमें हमारे दूसरे और शायद ज्यादा बड़े सवाल पर लाता है। आखिर संविधान को बदलने की ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? इसके नियम क्या हैं? और सबसे जरूरी, इसकी सीमाएं क्या हैं? ये भारतीय राज्य व्यवस्था का दिल है। हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि भविष्य की जरूरतों के हिसाब से संविधान को बदलना पड़ेगा। हाँ। इसलिए उन्होंने इसे न तो ब्रिटेन की तरह बहुत लचीला बनाया, जिसे संसद आसानी से बदल दे, और न ही अमेरिका की तरह बहुत कठोर कि बदलना लगभग नामुमकिन हो। उन्होंने एक संतुलन बनाया। और ये संतुलन दिखता है अनुच्छेद 368 में। बिल्कुल। अनुच्छेद 368 जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताता है। मोटे तौर पर संशोधन के 3 तरीके हैं। 3 तरीके हैं, ठीक है। हाँ,
पहला तरीका है साधारण बहुमत से, यानी संसद में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों में से 50% से ज्यादा। ये तो सबसे आसान तरीका हुआ। सबसे आसान। और मजे की बात यह है कि इसे तकनीकी रूप से अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता। नए राज्यों का गठन या नागरिकता से जुड़े नियमों में बदलाव इसी से होते हैं। ठीक है, फिर आता है दूसरा और ज्यादा मजबूत तरीका, विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी। ये अनुच्छेद 368 का मुख्य हिस्सा है। इसमें 2 शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। 2 शर्तें? हाँ, पहली सदन की कुल संख्या का बहुमत और दूसरी सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। यानी दोनों शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। अनिवार्य है। ज्यादातर बड़े बदलाव जैसे मूल अधिकारों या नीति निर्देशक तत्वों में कोई बदलाव करना हो तो इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। और फिर एक तीसरा तरीका भी है जो सबसे मुश्किल है। बिल्कुल। विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की सहमति। अरे वाह! ये तरीका तब इस्तेमाल होता है जब संशोधन का असर देश के संघीय ढांचे मतलब फेडरल स्ट्रक्चर पर पड़ रहा हो, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन पर। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बदलनी हो या जीएसटी जैसा कोई नया टैक्स सिस्टम लाना हो, तो संसद के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं की भी मंजूरी लेनी पड़ती है। इस प्रक्रिया की एक और खासियत है जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता कि इसमें संयुक्त बैठक या जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? इसका मतलब है कि किसी भी संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना होता है। अच्छा। अगर एक सदन सहमत है और दूसरा नहीं, तो वो विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। ये राज्यसभा को, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, एक बहुत बड़ी शक्ति देता है। समझ गया। तो ये तो हुई प्रक्रिया, लेकिन ये प्रक्रिया सिर्फ एक तकनीकी कवायद नहीं रही है, ये तो भारत की राजनीति के सबसे बड़े संघर्षों का मैदान रही है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 42वां और 44वां संशोधन। ये 2 संशोधन तो भारतीय राजनीति के गेम चेंजर थे। 42वां संशोधन 1976 में इमरजेंसी के दौरान पारित किया गया। हाँ। ये इतना व्यापक था कि इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसने संविधान के कई हिस्सों को बदल दिया। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। मूल कर्तव्य भी इसी से आए। हाँ, वो भी इसी से आए। और एक बहुत बड़ा बदलाव ये किया गया कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। ये सब संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने की एक बड़ी कोशिश थी। और फिर इस कोशिश को पलटने के लिए एक और बड़ी कोशिश हुई। बिल्कुल। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो वो 1978 में 44वां संशोधन लेकर आई। इसका मुख्य उद्देश्य था 42वें संशोधन द्वारा लाए गए कुछ अलोकतांत्रिक बदलावों को उलटना। इसका सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव था संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाना। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। उसे एक कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। लेकिन इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच भी दिया। वो क्या था? 44वें संशोधन ने ये सुनिश्चित किया कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, ये एक जबरदस्त गारंटी थी कि राज्य किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को नहीं छीन सकता। ये संशोधनों का लेन देन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या संसद की संविधान बदलने की शक्ति असीमित है? क्या वो अपनी मर्जी से कुछ भी बदल सकती है? यही वो सवाल था जो आजादी के बाद से लगभग 25 सालों तक सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच एक टकराव का कारण बना रहा। एक टकराव था। हाँ, संसद लगातार अपनी शक्ति को सर्वोच्च साबित करने के लिए संशोधन कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट उन संशोधनों की समीक्षा कर रहा था। इस टकराव का अंत हुआ भारतीय न्याय के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण केस में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। बिल्कुल। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक दशक से चल रहे शक्ति संघर्ष का चरम था। सही कहा। संसद बार बार मूल अधिकारों पर अदालती फैसलों को पलटने के लिए संशोधन कर रही थी और आखिरकार अदालत ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। बिल्कुल। 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इसी फैसले ने मूल ढांचे के सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को जन्म दिया। और ये सिद्धांत कहता क्या है? अदालत ने कहा कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो है,
लेकिन वो संविधान के मूल लक्षणों या मूल ढांचे को नष्ट या बदल नहीं सकती। संसदीय व्यवस्था आखिर है क्या? देखो, इसका सबसे पहला और जरूरी पॉइंट है कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका से ही बनती है। मतलब जो मंत्री हैं वो संसद के सदस्य भी होते हैं। अच्छा, और दूसरा पॉइंट? दूसरा है शक्तियों का समन्वय। यहाँ विधायिका और कार्यपालिका वो अलग अलग नहीं बल्कि मिलकर काम करती हैं। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, ये उत्तरदायी सरकार वाला। हाँ, उत्तरदायी सरकार अपने हर काम के लिए संसद के प्रति और खासकर लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। और चौथा फीचर है संसदीय संप्रभुत्व। लेकिन मुझे लगता है ये भारत में पूरी तरह लागू नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं, वो हम आगे देखेंगे कि क्यों नहीं होता। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये व्यवस्था हमने ली कहाँ से, इसका उद्भव कहाँ से हुआ? याद रखना, ये ब्रिटेन का मॉडल है। इसीलिए इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश संसद वेस्टमिंस्टर में है। एग्जैक्टली। और इसके दो और नाम भी हैं जो बहुत कॉमन है, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार। चलिए, अब आते हैं इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना होगा। हाँ, एक एक करके चारों को देखते हैं। दोहरी कार्यपालिका, बहुमत दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व और प्रधानमंत्री का नेतृत्व। शुरुआत करते हैं दोहरी कार्यपालिका से। दोहरी का क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है कि हमारे यहाँ दो मुखिया होते हैं। एक राष्ट्रपति, ये नामिक यानी नॉमिनल हेड है, राज्य के प्रमुख। और दूसरे हैं प्रधानमंत्री। ये वास्तविक यानी रियल हेड है सरकार के। प्रमुख, असली शक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास ही होती है। अच्छा, तो ये बहुत क्लियर है। अब आते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व पर। ये कॉन्सेप्ट तो परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। बहुत ज्यादा। अनुच्छेद 75(3) सीधा सीधा कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका एक सिद्धांत भी है ना, एक साथ तैरना, एक साथ डूबना। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि अगर एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सिर्फ उस मंत्री को नहीं बल्कि पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसी के तहत अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान आता है। हाँ, लेकिन सामूहिक के साथ साथ हर मंत्री व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार होता है। अच्छा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इसका जिक्र कहाँ है? इसका जिक्र अनुच्छेद 75(2) में है। इसमें लिखा है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। पर इसका असल मतलब क्या है? क्या राष्ट्रपति किसी को भी हटा सकते हैं? नहीं, व्यवहार में इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं। तो असल में ये प्रधानमंत्री का प्रसाद है। समझ गई। अब एक और फीचर है, राजनीतिक एकरूपता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आमतौर पर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल के होते हैं, तो उनकी विचारधारा भी समान होती है। लेकिन जब गठबंधन सरकार बनती है तब तो अलग अलग दलों के लोग मंत्री बनते हैं। सही सवाल। तब वो सहयोग और समन्वय के साथ एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर काम करते हैं। और इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में होते हैं प्रधानमंत्री। हाँ, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली होता है। अनुच्छेद 74 उन्हें मंत्रिपरिषद का प्रधान कहता है। उन्हें प्राइमस इंटर पारिस भी कहा जाता है, यानी समकक्षों में प्रथम। बिल्कुल, वो संसद के नेता होते हैं और देश के मुख्य नीति निर्माता भी। प्रधानमंत्री के पास एक और बहुत बड़ी शक्ति होती है, लोकसभा का विघटन। हाँ, वो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दे सकते हैं, कार्यकाल पूरा होने से पहले भी। और इसके बाद नए चुनाव का रास्ता साफ हो जाता है। सही। अब एक और पहलू है गोपनीयता या सीक्रेसी। हाँ, मंत्री अपने पद की शपथ लेते समय गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं। इसका मतलब है कि मंत्रिमंडल की कार्यवाही और जो भी निर्णय होते हैं उन्हें गुप्त रखा जाता है। और इससे उनकी एकजुटता बनी रहती है और वो जनता के सामने एक स्वर में बात कर पाते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, विपक्ष की भूमिका। लोकतंत्र में विपक्ष के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। नहीं चल सकता। विपक्ष का काम है सरकार की रचनात्मक आलोचना करना। वो एक छाया मंत्रिमंडल यानी शैडो कैबिनेट भी तो बनाते हैं। हाँ, वो सरकार की नीतियों पर नजर रखने के लिए ऐसा करते हैं। वे एक वैकल्पिक सरकार के रूप में हमेशा तैयार रहते हैं और सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं। एग्जैक्टली। तो एक क्विक तुलना करते हैं संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था की। ठीक है, तो देखो, संसदीय व्यवस्था जैसे भारत या यूके में है, यहाँ शक्तियों का संलयन यानी फ्यूजन ऑफ पावर्स होता है और दोहरी कार्यपालिका होती है। और अध्यक्षीय व्यवस्था में जैसे यूएसए में, वहां शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है और एकल कार्यपालिका, राष्ट्रपति ही सब कुछ है। चलिए अब इस सिस्टम के गुण और दोष पर बात करते हैं।
इसके फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि विधायिका और कार्यपालिका में सहयोग बना रहता है। इससे टकराव कम होता है। और सरकार की निरंकुशता पर भी रोक लगती है। हाँ, क्योंकि सरकार हमेशा जवाबदेह रहती है। उसे पता है कि अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है और एक वैकल्पिक सरकार का विकल्प हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन इसके नुकसान भी हैं, जैसे सरकार अस्थिर हो सकती है। हाँ, ये इसका सबसे बड़ा दोष है। खासकर गठबंधन के दौर में सरकारें बहुत अस्थिर हो सकती है। और जब सरकार बार बार बदलती है तो नीतियों में निरंतरता का अभाव रहता है। बिल्कुल। और एक और विरोधाभासी खतरा है। अगर पूर्ण बहुमत मिल जाए तो कैबिनेट की तानाशाही का खतरा रहता है। ये व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध भी है। हाँ, ये भी एक आलोचना है इसकी। अब आते हैं भारतीय संदर्भ पर। भारत का संसदीय सिस्टम ब्रिटेन से अलग कैसे है? देखो, 4 बड़े अंतर हैं। पहला, हमारे पास एक लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। सही। दूसरा, हमारा ढांचा संघीय यानी फेडरल है। तीसरा, हमारे यहाँ न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू है, जो संसद के कानूनों की भी जांच कर सकती है। और चौथा, भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक है। हमारा राष्ट्र प्रमुख यानी राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं बल्कि चुनावा हुआ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं गठबंधन के युग की। 1989 के बाद भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया। हाँ, क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। इससे किसी एक दल को बहुमत मिलना मुश्किल हो गया। और यहीं से त्रिशंकु संसद और बहुदलीय शासन का युग शुरू हुआ, जिसे हम गठबंधन का युग कहते हैं। इसी राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कानून लाया गया। आप दल बदल विरोधी कानून की बात कर रहे हैं? हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ, 52वां संविधान संशोधन 1985। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। और इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल जोड़ी गई। इसका एक ही उद्देश्य था, राजनीतिक स्थिरता लाना और दल बदल करने वाले सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित करना। चलिए अब एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण अंतर को समझते हैं, संप्रभुता बनाम सर्वोच्चता। देखो, ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है, मतलब संसद जो कानून बना दे वो ही अंतिम है। लेकिन भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता है। बिल्कुल, यहाँ संविधान सबसे ऊपर है, संसद की शक्ति सीमित है। और सुप्रीम कोर्ट के मूल ढांचा सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने इसे और भी सीमित कर दिया है। हाँ, बहुत मजबूती से। केंद्र राज्य संबंध, फुल कंसंट्रेशन। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को कैसे बांटता है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत का जो संघीय ढांचा है वो असल में काम कैसे करता है। एकदम सही। तो देखो, संबंधों के 3 प्रकार हैं, याद रखना। कौन कौन से? विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। चलो एक एक करके सबको फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले विधायी संबंध, आर्टिकल्स 245 से 255 तक। ध्यान से सुनो। क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संसद वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है और अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान भी कर सकती है। और राज्य विधानमंडल वो सिर्फ अपनी राज्य की सीमा के अंदर ही कानून बना सकते हैं। हाँ, ये विभाजन बहुत ही स्पष्ट है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से सीधा सवाल बनता है। 3 सूचियां। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। मूल रूप से इसमें 97 विषय थे, अब हैं 100। कौन से मामले? जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग और संचार। ये सब केंद्र के पास हैं। मतलब इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। एग्जैक्टली। दूसरी सूची राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट। इसमें मूल रूप से 66 विषय थे, अब हैं 61। इसमें क्या आता है? पुलिस, लोक व्यवस्था, कृषि और स्थानीय शासन। ये सब राज्यों के मामले हैं। और तीसरी समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। मूल विषय थे 47, अब है 52। इसमें वो विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन, विवाह एवं तलाक और आपराधिक कानून। और अगर मान लीजिए दोनों के कानून में कोई टकराव हो जाए तो? बहुत अच्छा सवाल। फिर क्या होगा? देखो, याद रखना, अगर टकराव होता है तो संसद का कानून मान्य होगा। केंद्र यहां ज्यादा शक्तिशाली है। अब सोचो, जो विषय इन तीनों सूचियों में कहीं नहीं है, उनका क्या? उन्हें कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअरी पावर्स, अनुच्छेद 248। और ये शक्ति किसके पास है? ये है संसद के पास। अच्छा। उदाहरण के लिए साइबर कानून या फिर अंतरिक्ष मामले, ये सब संसद तय करेगी।
यह एक और उदाहरण है जो दिखाता है कि हमारा संविधान केंद्र की ओर कह सकते हैं झुका हुआ है। बिल्कुल। और कुछ विशेष परिस्थितियां भी हैं जब संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ये 4 कंडीशन रट लो। पहला, अनुच्छेद 249, जब राष्ट्रीय हित में जरूरी हो। दूसरा, अनुच्छेद 250, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। तीसरा, अनुच्छेद 252, जब 2 या 2 से ज्यादा राज्यों की सहमति हो। और चौथा, अनुच्छेद 356, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो। चलो अब आते हैं प्रशासनिक संबंधों पर। आर्टिकल्स 256 से 263। यहाँ केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। हाँ, केंद्र यह सुनिश्चित करता है कि राज्य अपनी कार्यकारी शक्ति का उपयोग इस तरह से करें कि संसद के कानूनों का पालन हो। हाँ, और केंद्र राज्यों को राष्ट्रीय महत्व के संचार साधनों का रखरखाव करने का निर्देश भी दे सकता है। हाँ, और राज्यों के बीच विवाद सुलझाने के लिए वो अंतर्राज्यीय परिषद का भी प्रावधान है। इसी में एक बहुत खास चीज है, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, अनुच्छेद 312। इसमें कौन कौन सी सेवाएं आती हैं? आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस। और इनकी खास बात यह है कि इनकी भर्ती तो केंद्र करता है, लेकिन इनकी नियुक्ति राज्यों में होती है। एकदम सही। ये एकीकृत प्रशासन का एक बेहतरीन उदाहरण है जो केंद्र और राज्यों को एक तरह से जोड़ता है। अब बात करते हैं पैसे की। वित्तीय संबंध, आर्टिकल्स 268 से 293 तक। हाँ, इसमें करों का वितरण यानी टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन और राज्यों को मिलने वाला सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड शामिल है। कराधान की शक्तियां भी केंद्र और राज्यों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बटी हुई हैं। तो आयोग, फाइनेंस कमीशन, अनुच्छेद 280, याद रखना, इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति, हर 5 साल में। और इसकी प्रकृति अर्धन्यायिक है। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना होता है। बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण संस्था है जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल, अनुच्छेद 279A। ये 101वें संविधान संशोधन से आया। ये सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ये एक ऐसा मंच है जहां केंद्र और सभी राज्य मिलकर टैक्स पर फैसले लेते हैं। चलो अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और हमारे संविधान के प्रावधान। सबसे पहले अनुच्छेद 51। ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों डीपीएसपी का हिस्सा है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखेगा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करेगा। या एक तरह से भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है। अब अंतर्राष्ट्रीय संधि करने की शक्ति किसके पास है? ध्यान देना, ये शक्ति कार्यपालिका के पास है और ये संघ सूची के प्रविष्टि 14 का हिस्सा है। इसके लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उन संधियों को लागू करने के लिए तो कानून बनाना पड़ेगा। यहीं पर आता है अनुच्छेद 253। ये संसद को शक्ति देता है कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए पूरे भारत या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा करने के लिए वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है और इसके लिए राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है। अरे वाह! विदेश मामले सीधे सीधे संघ सूची के विषय हैं। इसमें क्या क्या आता है? प्रत्यर्पण यानी एक्सट्रेडिशन, राजनयिक संबंध और युद्ध और शांति की घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रपति की भी एक औपचारिक भूमिका होती है ना? राष्ट्रपति राजदूतों की नियुक्ति करते हैं, दूसरे देशों के राजनयिकों का स्वागत करते हैं और सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही। आपातकालीन प्रावधान, पेन पेपर साइड में रख दो और पूरा ध्यान यहाँ। बिल्कुल, और ये टॉपिक है संविधान का भाग 18, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। एग्जाम में यहीं से सवाल आता है, इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। तो भारत में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? कोई बताएगा? 3। बिल्कुल सही। चलो एक एक करके सबको समझते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब नेशनल इमरजेंसी। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जिसे प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलो सबसे पहले पर आते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352। इसके 3 आधार हैं, रट लो। पहला युद्ध यानी वॉर, दूसरा बाह्य आक्रमण एक्सटर्नल अग्रेशन, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन। ये तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक भारत में ये कितनी बार लगा है? 3 बार। याद रखना है, 1962,
चीन युद्ध के समय, फिर 1971 पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975। ये 1975 वाला आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। बिल्कुल, और इसी के बाद वो सशस्त्र विद्रोह वाला बदलाव आया था, है ना? एग्जैक्टली, उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि इसे घोषित कैसे करते हैं, प्रक्रिया क्या है। ध्यान से सुनो, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करते हैं और फिर 1 महीने के भीतर संसद का अनुमोदन चाहिए। हाँ, और वो अनुमोदन भी कोई ऐसा वैसा नहीं, विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजॉरिटी। करेक्ट। सिंपल मेजॉरिटी नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी। तो एक बार लगने के बाद ये कितने समय तक रहता है? एक बार में 6 महीने के लिए। बस 6 महीने? हाँ, पर फिर संसद से बार बार अप्रूवल लेकर इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, और इसको खत्म कैसे करते हैं? समाप्ति का प्रोसेस सिंपल है। लोकसभा साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पास करके इसे कभी भी समाप्त कर सकती है। ठीक है। अब जब इमरजेंसी लगती है तो देश में होता क्या है? मतलब केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? सब कुछ बदल जाता है। केंद्र बहुत बहुत शक्तिशाली हो जाता है। मतलब हमारा जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर, वो एकात्मक, यूनिटरी हो जाता है। बिल्कुल, सारी पावर सेंटर के पास। राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र कानून बना सकता है। और कार्यपालिका का नियंत्रण भी बढ़ जाता होगा। हाँ, पूरी तरह से। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या? आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, कितने समय के लिए? एक बार में 1 वर्ष की वृद्धि, और इमरजेंसी खत्म होने के बाद ये अधिकतम 6 महीने तक ही लागू रह सकता है। समझ गया। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। हमारे मौलिक अधिकारों का क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स। यहां अक्सर कंफ्यूजन होता है अनुच्छेद 358 और 359 में। हाँ, ध्यान से समझो। अनुच्छेद 358 का प्रभाव, जैसे ही युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर इमरजेंसी लगती है, अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाता है। ऑटोमेटिक सस्पेंशन। अपने आप, मतलब राष्ट्रपति को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ भी नहीं। लेकिन याद रहे, ये सशस्त्र विद्रोह पर लागू नहीं होता, सिर्फ युद्ध और बाह्य आक्रमण पर। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 358। हाँ। अब 359 इससे अलग कैसे है? अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति एक आदेश, एक ऑर्डर जारी करते हैं। उस आदेश के द्वारा वो मूल अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित करते हैं। प्रवर्तन मतलब अधिकार तो रहता है, पर हम उसे लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। एग्जैक्टली। आप अपने फंडामेंटल राइट्स के हनन पर न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अपवाद है, और वो है अनुच्छेद 20 और 21। बिल्कुल, अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते। हाँ। ये हमेशा सुरक्षित रहते हैं। और ये सुरक्षा हमें मिली 44th संशोधन अधिनियम से, है ना? हाँ। ये संशोधन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसने बड़े बदलाव किए, जैसे कि आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। हाँ, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके, जैसा 1975 में हुआ था। और क्या बड़े बदलाव हुए? न्यायिक समीक्षा, मतलब जुडिशियल रिव्यू की शक्ति बहाल की गई, और जैसा हमने अभी बात की, अनुच्छेद 20 और 21 का संरक्षण सुनिश्चित किया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये था राष्ट्रीय आपातकाल। अब दूसरे पर आते हैं। चलो, अब आते हैं आर्टिकल 356 पर, राष्ट्रपति शासन। ये कब लगता है? जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, मतलब सरकार संविधान के हिसाब से ना चल पा रही हो। इसे राज्य आपातकाल भी कहते हैं, है कि नहीं? हाँ, और इसमें राज्यपाल की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? ये कैसे लगाया जाता है? राज्यपाल की रिपोर्ट पर, या कभी-कभी बिना रिपोर्ट के भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और संसद का अनुमोदन? यहाँ 2 महीने के भीतर अनुमोदन चाहिए, और यहाँ साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाता है। अच्छा, तो यहाँ विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है? नहीं। और इसका प्रभाव क्या होता है राज्य पर? राज्य विधानसभा या तो निलंबित होती है या भंग कर दी जाती है। राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास चली जाती है, और राज्य की पूरी कार्यपालिका केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है। और इसकी अवधि ये कब तक लग सकता है? सामान्य अवधि 6 माह और अधिकतम अवधि है 3 वर्ष। बस 3 साल, उसके आगे नहीं? नहीं, और 1 वर्ष से अधिक विस्तार के लिए कुछ शर्तें भी लागू होती है। इस आर्टिकल का काफी दुरुपयोग भी हुआ है ना? बहुत। और इसीलिए एक केस बहुत लैंडमार्क है, SR बोम्मई मामला 1994 का। हाँ, ये तो बहुत ही जरूरी केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है। मतलब कोर्ट ये देख सकता है कि इसे लगाने का कारण सही था या मनमाना।
और इसी केस में धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया था, जहां तक मुझे याद है। बिल्कुल। और इसके मनमाने प्रयोग पर बहुत बड़ी रोक लगा दी गई इस फैसले से। ठीक है, तो अब तीसरे और आखिरी आपातकाल की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी है आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये कब लगता है? ये तब लगता है जब भारत की वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा हो। अच्छी बात यह है कि भारत में आज तक यह लागू नहीं हुआ है। हाँ, और उम्मीद है कि कभी होगा भी नहीं। अगर ये लगे तो क्या होगा? इसके प्रभाव क्या होंगे? प्रभाव बहुत गंभीर हो सकते हैं। वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। सभी के? हाँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी शामिल हैं। जजों की भी? ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और राज्यों के धन विधेयक यानी मनी बिल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो तीनों हमने समझ लिए। चलो एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। आर्ट 352 राष्ट्रीय आपातकाल अनुमोदन के लिए क्या चाहिए? विशेष बहुमत। और ये अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। करेक्ट। अब आर्ट 356 राष्ट्रपति शासन, इसमें साधारण बहुमत से काम हो जाता है और अधिकतम अवधि 3 वर्ष। बिल्कुल सही। और आखिरी आर्ट 360 वित्तीय आपातकाल, इसमें भी साधारण बहुमत चाहिए और इसकी अवधि अनिश्चित काल तक हो सकती है जब तक इसे वापस न लिया जाए। शाबाश, ये टेबल दिमाग में छाप लो। भारत के राष्ट्रपति। हम अनुच्छेद 52 से 62 तक हर एक पहलू को तेजी से समझेंगे। पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक पद नहीं है, वे हमारे गणतंत्र के प्रमुख हैं। आज हम समझेंगे कि वे कैसे संवैधानिक प्रमुख, नाम मात्र कार्यपालिका और संसद के अभिन्न अंग और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर की भूमिका निभाते हैं। एकदम सही। तो सबसे पहले 4 बातें याद रखनी है पॉइंटर्स में। 1. संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। 2. नाम मात्र कार्यपालिका यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। 3. संसद का अभिन्न अंग। और 4. तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर। ये चारों बिंदु सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, ये चारों मिलकर ही राष्ट्रपति पद की पूरी तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, निर्वाचन प्रक्रिया। ध्यान से समझो, ये एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब जनता सीधे वोट नहीं करती। हाँ, इसके लिए एक निर्वाचक मंडल मतलब एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है और जो विधि है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और सिस्टम है एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो निर्वाचक मंडल में होते हैं, पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड एमपीज। दूसरा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड एमएलएज। और तीसरा, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर एक बात पर गांठ बांध लेनी चाहिए। कौन सी? कि मनोनीत सदस्य मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स इस चुनाव में भाग नहीं लेते। हाँ, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट होता है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। बिल्कुल। अब बात करते हैं मत मूल्य की, यानी वोट वैल्यू। इसका उद्देश्य है समरूप प्रतिनिधित्व लाना, यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन। इसके 2 फॉर्मूले हैं, इन्हें रट लो। एक एमएलए का मत मूल्य होता है राज्य की कुल जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से भाग देकर उसे 11,000 से गुणा करना। और एक एमपी का मत मूल्य होता है सभी एमएलएज के कुल मतों का मूल्य, जिसे संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों से भाग दिया जाता है। ये सुनने में जटिल लगता है, पर इन फॉर्मूलों का एक ही मकसद है, वो ये सुनिश्चित करना कि केंद्र और राज्यों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति चुनाव में बराबर हो, किसी एक का पलड़ा भारी ना हो। बिल्कुल सही। अब चलो देखते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। 4 शर्तें फटाफट देखो। पहला, भारत का नागरिक हो। ये तो सबसे जरूरी है। दूसरा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथा, किसी लाभ के पद पर ना हो। एकदम साफ और सीधा। बहुत सीधी सादी योग्यताएं हैं। अगला है शपथ, ओथ। ये अनुच्छेद 60 के तहत होती है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई। सही। और शपथ किस बात की होती है? संविधान का संरक्षण और जनता की सेवा। कार्यकाल कितना होता है? टर्म। ये बहुत आसान है, 5 वर्ष का।
क्या वे पुनर्निर्वाचन के योग्य हैं? हाँ बिल्कुल है, हमारे यहाँ कोई सीमा नहीं है। और वे तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। बिल्कुल। अब आते हैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, अनुच्छेद 61। हाँ, ये प्रक्रिया बहुत मजबूत है। इसका एकमात्र आधार है संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे पारित करने के लिए विशेष बहुमत मतलब स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, यानी 2/3 सदस्यों का समर्थन, 2/3 मेजॉरिटी। और ये प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है ना? एकदम, किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा। और ये प्रक्रिया इतनी कठिन इसलिए बनाई गई है ताकि राष्ट्रपति का पद स्थिर रहे, उसे मतलब राजनीतिक कारणों से आसानी से हटाया ना जा सके। ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, क्वाजी जुडिशियल। अच्छा, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो कारण हो सकते हैं मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग। ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। और ये नियम है कि 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। हाँ, 6 महीने की समय सीमा है। चलो अब आते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों पर, फटाफट रिवीजन मोड में। सबसे पहले कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी मतलब एजी, फिर सीएजी और मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी की नियुक्ति, ये सब राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, ये याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। अब विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स, संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, लोकसभा का विघटन करना और अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाना और संसद को संबोधित करना। इसके बाद आती है अध्यादेश शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर, अनुच्छेद 123। ये बहुत शक्तिशाली है। राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी कर सकते हैं जब संसद सत्र में ना हो। और उस अध्यादेश का प्रभाव संसद के कानून के बराबर होता है। हाँ, लेकिन एक शर्त है, संसद की बैठक के 6 सप्ताह के भीतर इसे अनुमोदन मिलना जरूरी है। सही, वरना वो खत्म हो जाता है। अब वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स, बजट प्रस्तुत करवाना, धन विधेयक यानी मनी बिल के लिए पूर्व अनुमति देना, आकस्मिक निधि कंटिंजेंसी फंड से पैसा निकालना और फाइनेंस कमीशन का गठन करना, सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। फिर है न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स, अनुच्छेद 72, क्षमादान की शक्ति। इसमें 4 प्रकार की शक्तियां हैं, क्षमा, पार्डन, प्रविलंबन, रिप्रीव, परिहार, रिमिशन और लघुकरण, कम्यूटेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, खासकर मृत्युदंड के मामलों में। अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी उन्हीं के नाम पर होती हैं। बिल्कुल। और आखिर में आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स, 3 आपातकाल, आर्टिकल नंबर के साथ याद रखो। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अच्छा, अब बात करते हैं विवेकाधीन शक्तियों की, डिस्क्रिशनरी पावर्स। ये वो शक्तियां हैं जहां राष्ट्रपति को अपनी समझ से निर्णय लेना होता है। हाँ, यहीं पर उनकी असली ताकत दिखती है। जैसे त्रिशंकु संसद मतलब हंग पार्लियामेंट की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, या किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, या फिर बहुमत न होने पर लोकसभा का विघटन करना। और अंत में वीटो शक्तियां, वीटो पावर्स। 3 प्रकार की वीटो पावर है, आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो और जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का तो एक बहुत मशहूर उदाहरण भी है। हाँ, ज्ञानी ज़ैल सिंह वाला। बिल्कुल। भारत के उपराष्ट्रपति फुल एनर्जी के साथ एकदम तेज रिवीजन मोड में। हाँ, ये टॉपिक अनुच्छेद 63 से 71 तक कवर होता है। पेन और पेपर तैयार रखो, यहाँ से सवाल पक्का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति के ठीक बाद। बिल्कुल। और ध्यान दो, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। पदेन सभापति मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। और ये पॉइंट नोट करो, ये बहुत जरूरी है, उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, न लोकसभा का न राज्यसभा का। सही। अब आते हैं निर्वाचन प्रक्रिया पर। चुनाव होता कैसे है? 4 बातें याद रखनी है, बिल्कुल रट लो इनको। पहला, अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन। हम और आप सीधे वोट नहीं करते। दूसरा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तीसरा, एकल संक्रमणीय मत,
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और चौथा? गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट। ये चारों शब्द सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वोट देता कौन है? इसे कहते हैं निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और यहाँ पर एक कैच है, इसमें निर्वाचित और मनोनीत मतलब इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के सांसद वोट देते हैं। बिल्कुल। और जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये कि राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। हाँ, राष्ट्रपति चुनाव से ये सबसे बड़ा अंतर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशंस पर। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या चाहिए? बहुत सिंपल है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। तीसरा और ये महत्वपूर्ण है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सदस्य हो ये जरूरी नहीं है। और चौथा? किसी लाभ के पद पर ना हो। एकदम सीधा और सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं शपथ यानी ओथ की। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ये याद रखना। और शपथ किस बात की लेते हैं? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की। अच्छा, कार्यकाल टर्म कितना होता है? ये तो बहुत आसान है। 5 वर्ष का। क्या पुनर्निर्वाचन मतलब री इलेक्शन संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है, कोई सीमा नहीं है। और एक और बात, जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। हाँ, ताकि पद एक पल के लिए भी खाली न रहे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया, पद से हटाना, रिमूवल। ध्यान से समझो, ये प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू हो सकती है, लोकसभा में नहीं। और राज्यसभा में इसे प्रभावी बहुमत इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करना होता है। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है सदन की तत्कालीन कुल सदस्य संख्या का बहुमत। और फिर ये प्रस्ताव लोकसभा में जाता है, जहां सिर्फ साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से सहमति चाहिए होती है। लेकिन एक शर्त है। हाँ, ऐसा कोई भी प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। ये 14 दिन वाला पॉइंट बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, पद रिक्तता वैकेंसी कैसे होती है? 3 मुख्य कारण हैं: कार्यकाल की समाप्ति, त्यागपत्र देना या फिर मृत्यु हो जाना। अगर पद खाली होता है तो चुनाव यथाशीघ्र as soon as possible कराए जाने चाहिए। कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं दी गई है संविधान में। सही। और अगर कार्यकाल समाप्त होने से पद खाली हो रहा है तो नया उपराष्ट्रपति आने तक जो निर्वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वही काम जारी रखेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। उनका काम क्या है? सीधी सी बात है, वो सदन की अध्यक्षता करते हैं, सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखते हैं और सदन के नियमों की व्याख्या करते हैं। उनका फैसला अंतिम होता है। अब आते हैं उनकी मतदान शक्ति पर। ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, सामान्य स्थिति में सभापति के तौर पर वो मतदान नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सदन के सदस्य नहीं होते। बिल्कुल। लेकिन एक अपवाद है, अगर किसी बिल पर वोट बराबर हो जाएं, तय हो जाए, तब वो अपना निर्णायक मत, कास्टिंग वोट दे सकते हैं। केवल टाई की स्थिति में, ये याद रखना है। अच्छा, वेतन और भत्ते, यहाँ से एक ट्रिकी सवाल बनता है। ध्यान देना, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति होने का नहीं मिलता। सही कहा। उन्हें वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके काम का मिलता है। और ये वेतन कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। बहुत बढ़िया। अब उपराष्ट्रपति एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति की, एक्टिंग प्रेसिडेंट। ये कब होता है? जब किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग, वो अधिकतम 6 महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। बिल्कुल। इस 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है और इस दौरान उनके पास राष्ट्रपति की सभी शक्तियां होती हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब वो राष्ट्रपति का काम कर रहे होते हैं तब वो राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करते। हाँ, उस समय उपसभापति एक काम करते हैं। चलो जल्दी से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में मुख्य अंतर देख लेते हैं। फटाफट। पहला, चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक दोनों होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति में केवल सांसद। दूसरा, हटाना। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की जटिल प्रक्रिया है और उपराष्ट्रपति के लिए एक संकल्प, रेजोल्यूशन, जो राज्यसभा से शुरू होता है। और तीसरा, भूमिका। राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं और उपराष्ट्रपति मुख्य रूप से राज्यसभा के सभापति हैं। अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद, कोई इलेक्शन डिस्प्यूट हो जाए तो इसका निर्णय केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करेगा और किसी के पास ये अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम और मान्य होगा। हाँ, और एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर चुनाव अमान्य भी हो जाता है तो उस व्यक्ति द्वारा पद पर रहते हुए किए गए कार्य,
वैध रहेंगे, उन्हें रद्द नहीं किया जाएगा। सही। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद फटाफट याद करो, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। 863, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 864, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 865 राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। और सबसे जरूरी 866 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। बहुत अच्छे। अब कुछ ऐतिहासिक तथ्य, सीधे वन लाइनर सवाल। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऐसे कौन थे जिनके 2 कार्यकाल थे? डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। और निर्विरोध निर्वाचित कौन कौन हुए? 3 लोग, राधाकृष्णन, हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। बिल्कुल। अब न्यायिक समीक्षा का अनुच्छेद 71 फिर से वही बात कहता है जो हमने अभी डिस्कस की। हाँ, विषय है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद। और अधिकार क्षेत्र किसका है? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। और संसद इस संबंध में कानून बना सकती है। तो आखिर में उपराष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका है क्या? हम इसे कैसे समेट सकते हैं? देखो, ये पद देश में राजनीतिक निरंतरता, पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी सुनिश्चित करता है। बिल्कुल, ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पद की तर्ज पर बनाया गया है। और ये कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और विधायिका, लेजिस्लेचर के बीच एक कड़ी का काम भी करता है। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये है कि उपराष्ट्रपति की दोहरी भूमिका है, एक विधायी लेजिस्लेटिव जो कि राज्यसभा में है, और दूसरी औपचारिक सेरेमोनियल जो कि देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक के तौर पर है। वो राष्ट्रपति का बैकअप है जो निरंतरता सुनिश्चित करता है। भारत के प्रधानमंत्री और हम खास तौर पर अनुच्छेद 74 और 75 पर ध्यान देंगे। हाँ, क्योंकि एग्जाम में सवाल तो यहीं से आता है, तो पेन पेपर तैयार रखिए और एक एक पॉइंट को दिमाग में बिठा लेना है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है, ये समझना जरूरी है। हाँ, मतलब डी फैक्टो हेड कौन है? बिल्कुल, याद रखिए प्रधानमंत्री हैं वास्तविक कार्यकारी यानी रियल एग्जीक्यूटिव। राष्ट्रपति तो नाम मात्र के प्रमुख हैं, असली शक्ति प्रधानमंत्री के पास ही होती है। तो मतलब सरकार का प्रमुख कौन? प्रधानमंत्री। बहुमत दल का नेता वो भी प्रधानमंत्री। और कैबिनेट का प्रमुख भी प्रधानमंत्री। ये पॉइंट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नियुक्ति पर, अपॉइंटमेंट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो नियुक्तिकर्ता कौन है? राष्ट्रपति, ये याद रखना है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75, इसको तो मार्क कर लीजिए। अच्छा, और किसे नियुक्त किया जाता है? लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिला है उसके नेता को। लेकिन एक स्थिति बनती है त्रिशंकु संसद की, मतलब जब किसी को बहुमत न मिला हो तब क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। तब राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, वो सबसे बड़े दल के नेता को या किसी गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं योग्यता यानी क्वालिफिकेशन की। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या चाहिए? बहुत आसान है, ध्यान से सुनिए। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो खैर है ही। और दूसरा, लोकसभा या राज्यसभा मतलब संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और उम्र, आयु का भी तो कुछ होता है ना? हाँ, अगर लोकसभा से हैं तो 25 वर्ष और अगर राज्यसभा से हैं तो 30 वर्ष, ये याद रखना है। और एक सबसे जरूरी नियम है, वो 6 महीने वाला नियम। हाँ बिल्कुल, 6 माह का नियम। अगर कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होगी, अनिवार्य है ये। मतलब कोई एक्सपर्ट भी सीधे मंत्री बन सकता है? बिल्कुल, और फिर 6 महीने में राज्यसभा से आ सकता है। ठीक है, अब शपथ यानी ओथ की बात करते हैं। प्रधानमंत्री कौन सी शपथ लेते हैं? वो 2 तरह की शपथ लेते हैं। 2? हाँ, पहली पद की शपथ माने ओथ ऑफ ऑफिस और दूसरी गोपनीयता की शपथ यानी ओथ ऑफ सीक्रेसी। और ये शपथ दिलाता कौन है? भारत के राष्ट्रपति। यहां से सीधा सवाल बनता है। समझ गई। अब कार्यकाल मतलब टर्म, क्या प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है? 5 साल? नहीं, यही तो सब गड़बड़ करते हैं। इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। तो फिर? वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकते हैं? नहीं, इसका मतलब है जब तक लोकसभा में विश्वास मत हासिल है, जब तक बहुमत है। अच्छा, तो जैसे ही लोकसभा में बहुमत खोया, सरकार गिरी, बिल्कुल, कार्यकाल समाप्त। जी। चलिए अब शक्तियों पर आते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। शुरुआत करते हैं मंत्रिपरिषद के गठन से। प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रियों का चयन करते हैं, ये उनका विशेषाधिकार है। और उन्हें मंत्रालय भी वही देते हैं। हाँ, वे ही मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करते हैं। किसे वित्त मिलेगा, किसे रक्षा, ये सब वही तय करते हैं। मतलब पूरी टीम के कप्तान प्रधानमंत्री हैं। एकदम। अब देखिए, कैबिनेट का नेतृत्व। हाँ, कैबिनेट की बैठकों का क्या?
कैबिनेट की सभी बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। सारी नीतियों का निर्देशन, पॉलिसी डायरेक्शन उन्हीं के नेतृत्व में होता है। और अलग-अलग विभागों में तालमेल भी वही बिठाते होंगे। बिल्कुल, वो एक समन्वयकारी, एक कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाते हैं। अच्छा, अब राष्ट्रपति के साथ उनके संबंध की बात करते हैं। लेकिन- ये भी काफी महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। प्रधानमंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक पुल की तरह हैं। मुख्य संचार चैनल। और इसके लिए कोई खास अनुच्छेद है? हाँ, अनुच्छेद 78, आर्टिकल 78, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कहा गया है? ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताता है कि वो राष्ट्रपति को प्रशासन और विधान से जुड़े सभी निर्णयों की सूचना दें। मतलब राष्ट्रपति को हर चीज की जानकारी देनी पड़ती है। हाँ, ये उनकी ड्यूटी है और वो राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श भी देते हैं। ठीक है, अब संसद में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है? देखिए, वे निचले सदन यानी लोकसभा के नेता होते हैं। सरकार का चेहरा एक तरह से। बिल्कुल, और वे ही राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने और सत्रावसान करने की सिफारिश करते हैं। और उनके पास एक बहुत बड़ी शक्ति भी तो है, लोकसभा को भंग करने की। हाँ, वे किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं और सरकार की सभी महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा भी संसद में वही करते हैं। शक्तियों की लिस्ट तो काफी लंबी है, कुछ कार्यकारी शक्तियां भी हैं, है ना? हाँ, फटाफट देखते हैं। वो महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। जैसे किनकी नियुक्ति? जैसे CAG, अटॉर्नी जनरल, UPSC के अध्यक्ष और सदस्य, इन सब पर। और वो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। हाँ, और अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटरस्टेट काउंसिल के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब बात करते हैं आपातकालीन भूमिका की। संकट के समय क्या होता है? संकट के समय वे देश के सर्वोच्च राजनीतिक प्रमुख होते हैं, एक क्राइसिस मैनेजर के रूप में काम करते हैं। और आपातकाल लगाने की सलाह भी वही देते हैं। हाँ, राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की सलाह वही देते हैं और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के भी प्रमुख वही होते हैं। ये तो हुई एक मजबूत सरकार की बात। लेकिन अगर गठबंधन की राजनीति हो, मिलीजुली सरकार हो, तब भूमिका बदल जाती है। उन्हें सहयोगी दलों का प्रबंधन करना पड़ता है और एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया जाता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। हाँ, CMP। और सभी दलों के बीच आम सहमति का निर्माण करना पड़ता है। तब उनकी शक्तियां थोड़ी सीमित हो जाती हैं। अब बात करते हैं त्यागपत्र की, रेजिग्नेशन। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें तो क्या होगा? अगर वो त्यागपत्र दे दें तो उनका व्यक्तिगत त्यागपत्र भी पूरी मंत्रिपरिषद का विघटन कर देता है। मतलब पूरी सरकार का इस्तीफा माना जाता है। हाँ, पूरी सरकार का। और बहुमत खोने पर भी त्यागपत्र देना ही पड़ता है। और उन्हें हटाया कैसे जा सकता है? रिमूवल का क्या प्रोसेस है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करके। और अगर किसी जरूरी मुद्दे पर सदन में हार हो जाए तब भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसे परोक्ष निष्कासन मतलब इनडायरेक्ट एक्सपल्शन भी कहते हैं। चलिए एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। प्रधानमंत्री बनाम राष्ट्रपति। ठीक है, तो प्रेसिडेंट है नाममात्र के प्रमुख यानी डी जूरे हेड, और प्रधानमंत्री PM है वास्तविक शासनाध्यक्ष यानी डी फैक्टो हेड। और ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। एडवाइस इज बाइंडिंग। बिल्कुल। अब एक और तुलना, PM बनाम CM। ये तो काफी सीधा है। हाँ, जो संरचना केंद्र में प्रधानमंत्री की है वही राज्य में मुख्यमंत्री की है। केंद्र में PM, राज्य में CM। और नियुक्ति केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं तो राज्य में राज्यपाल। बिल्कुल समान संरचना है। एक और बहुत जरूरी अंतर समझना है, मंत्रिमंडल, कैबिनेट और मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या फर्क है? ये बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल एक बड़ा निकाय है। इसमें सभी मंत्री होते हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उपमंत्री। और मंत्रिमंडल? मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट एक छोटा और सबसे शक्तिशाली निकाय है। इसमें सिर्फ प्रमुख मंत्री होते हैं। यही शक्ति का केंद्र है, न्यूक्लियस है। तो सारे मुख्य नीतिगत फैसले कैबिनेट ही लेती है? हाँ बिल्कुल, मुख्य नीति निर्माता यही हैं। एक बार महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जरूर। सबसे पहले 874। ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। फिर 875 जो मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और उत्तरदायित्व के बारे में है। और 878 जो हमने अभी पढ़ा। हाँ, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ये तीनों याद कर लेने हैं। बिल्कुल।